खालिद साहब, हमने देखा कि मोदी बहुत भड़के मारते थे और तकब्बुर और गुरूर के साथ बोलते थे कि पाकिस्तान तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता और पाकिस्तान को हम सिफारती तौर पर दुनिया में बिल्कुल तनहा कर देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में तनहा वो खुद हुए पड़े हैं और पाकिस्तान जो है वो सबकी मरकज़ निगाह बना हुआ है। हमने देखा कि ये इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता था कि दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करता है पाकिस्तान। दहशत गर्दों की पुष्टपनाही से लेकर पीस मेकर तक का टाइटल चेंज होना, आप क्या समझते हैं? कितनी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान ने? जी देखिए शहरबानो, ये वो दुनिया नहीं रही जब 70s 80s में कोल्ड वॉर थी। एक घरों में एक टेलीविजन भी कम ही होता था, न्यूज़पेपर अगले दिन की खबर आती थी तो पिछले दिन की खबरें हम पढ़ते थे। न्यूज़ चैनल जो स्टेट मीडिया होता था वो अपनी एक वर्जन देता था तो सब लोग बिलीव करते थे। अब जमाना डिजिटल डिवाइसेस का है, दुनिया मल्टी हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीन के पास आपका चैनल आ जाते हैं, दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है, वेबसाइट्स हैं हजारों लाखों, आपके पास सोर्सेज बहुत हो गए हैं। तो अगर कोई मुल्क ये समझता है कि वो अपनी नैरेटिव अपने लोगों को बेच लेगा जिस तरह वो चाहता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडे से लोगों को कन्विंस कर लेगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आजकल के ज़माने में अगर कोई करना चाहता है। तो आई थिंक दुनिया ने हमें जाना, हमने साबित किया। एक साल गुजरने के बावजूद आप खुद एग्री करेंगी कि ना उस पहलगाम के सबूत दिए गए, ना इस दहशतगर्दी के जो हमने अभी उसके बाद हमने जो मुख्तलिफ मौकों पर हिंदुस्तान हम पर इल्जाम लगाया, किसी का सबूत नहीं दिया गया। सबूत छोड़ें, वो अपने सबूत नहीं दे पाए। जब हम क्लेम करते हैं कि हमने इतने जहाज मारे हैं तो काउंटर प्रूफ कोई भी नहीं आता उनका। सिर्फ कहने से तो दुनिया आप नहीं मानती। उन्होंने कहा हमने भी पाकिस्तान की इनके इंडियन एयरफोर्स चीफ आए इस कॉन्फ्लिक्ट के 3 महीने बाद, अगस्त के महीने में आकर उन्होंने कहा कि हमने भी 5-6 जहाज मारे हिंदुस्तान के, और फिर 10-12 जहाज 5 महीने बाद कह दिया। इंडियन एयरफोर्स चीफ को 5 महीने बाद भी नहीं पता था कि 10 हैं या 12 हैं और कौन से हैं। तो इमेजिन करें, मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट आपको बता सकता हूं कि हम एवरी डे जो मिशन करते हैं उसकी डीब्रीफिंग करते हैं, एनालिसिस ड्रॉ करते हैं, लेसन ड्रॉ करते हैं, तब छुट्टी कर सकते हैं हम अपने स्क्वाड्रन से। दैट मींस लर्निंग के लिए आगे तब चलती हैं। ये किस तरह की एयरफोर्स है जिसके पास दुनिया के चौथे नंबर पर एयरफोर्स है और उनके एयरफोर्स चीफ को 5वें महीने भी नहीं पता कि 10 जहाज थे या 12 जहाज थे और कौन से थे, और सबूत कहां है? सबूत तो उनकी अपनी पार्लियामेंट भी मांग रही है। तो आप क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हैं। जब आप क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हैं तो बाकी फिर कुछ नहीं बचता आपके पल्ले। सर, उनकी क्रेडिबिलिटी तो है ही नहीं। उनके मीडिया वर्कर से लेकर मीडिया हाउसेस से लेकर जिस तरह की मार के हक में बातें की गई कि लाहौर में उन्होंने पोर्ट निकाल दी थी, उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी हमने लाहौर, इस्लामाबाद और उसके सियालकोट पे कब्ज़ा कर लिए और आर्मी चीफ जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिए थे अपने ख्वाबों और ख्यालों में। उसके बाद उनकी आवाम भी अब उन पर ट्रस्ट नहीं करती। उनके बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो खुद बोलते हैं कि आप किसी तरह भी इनके बयानात पर ट्रस्ट नहीं करें क्योंकि उन्होंने मार के हक में हमारे साथ बहुत झूठ बोला। अभी हमने देखा कि DGSPR की जानिब से ये कहा गया कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए शहरियों को निशाना बना रहा है, जो कि वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं कि मुल्क में बहुत दहशतगर्दी हुई, नमाजियों को निशाना बनाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, पुलिस के जो जवान हैं उनको निशाना बनाया जाता है। और उस पर उन्होंने कहा है जितना जंग के लिए हम तैयार हैं कोई नहीं है। आप क्या समझते हैं? क्योंकि एक खदशा तो जाहिर किया जा रहा था कि मोदी कोई ना कोई हरकत तो करेगा, तो क्या उनकी जानिब से दोबारा किसी किस्म की कोई जारहियत की जा सकती है? देखिए, सोचने में तो कोई पाबंदी नहीं है। मेरा तो मानना ये है, हिंदुस्तान जब मर्जी सोच ले कि उसने हमारे पे हमला करना है। सोचा तो उन्होंने पिछले साल भी था। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता। जब आप हमला कर देते हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग लूप में दुश्मन का रिस्पॉन्स भी शामिल हो जाता है। अगर हम पर हमला करेंगे तो फिर डिसीजन मेकिंग तब होगी जब हमारा रिस्पॉन्स शामिल करेंगे, तो फिर कोई टेक होम निकलेगा। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो क्या हुआ? ईरान ने जिस तरह रिजॉल्व दिखाया, अमेरिका का चॉइस लिमिट कर दिया फैसला करने का कि जंग जीत चुके हैं या जंग हार चुके हैं या कौन जीतेगा। तो पाकिस्तान ने जिस तरह पिछली दफा एक न्यू नॉर्मल नहीं बनने दिया, तो उसके एक कॉस्ट इंपोज की, तो इस दफा हम और चैलेंजेस से निकलकर और ज्यादा फर्म अपना डिफेंस भी रखते हैं, रिजॉल्व भी रखते हैं और बैटल टेस्टेड फोर्सेस भी रखते हैं। और खासतौर पर पाक फिजाइया आपने देखा कि कितनी अलर्ट थी, और आज भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि हमने बहुत सारा डायमेंशन में एडवांसमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई दुश्मन के पास कोई अभी भी कोई रह गया है कोई सरप्राइज देने का कोई ऑप्शन, तो वो पूरा कर ले। उससे ज्यादा एक प्रोबेटिव क्रॉस इंशाल्लाह ताला इस दफा भी मिलेगी उनको। बिल्कुल, और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक दुश्मन को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है। खालिद साहब, भारत बराह रास्त जंग की बजाय सिर्फ प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए पाकिस्तान को निशाना बना रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान के मामला तो आपके सामने हैं। अफ़गानिस्तान जो है वो प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करवा रहा है। तो क्या ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा? क्या भारत या अफ़गानिस्तान को अभी तक होश के नाखून नहीं आए, सबक हासिल नहीं हुआ जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने इनको मुँह तोड़ जवाब दिया?
देखें शहबानो, होता ये है कि आप सीखना नहीं चाहते आप तारीख से, और फिर जब आप कमजोर होते हैं तो फिर आप कमजोर टैक्टिक्स ही यूज करते हैं। जब आपने सामने से मुकाबला नहीं कर सके तो आप पीछे आकर मुकाबला करना चाहते हैं। प्रॉक्सी तो वो वही करेगा ना जो सामने आकर मुकाबला ना कर सके। सामने हुआ नहीं, तारीख देख ली, हिंदुस्तानी जानते हैं, उनकी अपनी फोर्सेस जानती हैं उनका क्या नुकसान हुआ है। उन्होंने खुद मान लिया कि हमारे जहाज गिरे हैं, सबूत आज तक उनके पास कोई भी नहीं है। अगर वो हमारे खिलाफ क्लेम करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो बहुत कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो आई थिंक उनको पता है कि कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर कहीं का नहीं ले रहेगा उनको, या कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो जब जाएंगे, अगर हमारे खिलाफ फ्रंट पे आएंगे तो यही सबक मिलेगा। तो आई थिंक प्रॉक्सी वॉर उन्होंने फिर मजबूरन लिया कि पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके, एक वेस्टर्न बॉर्डर खोला जा सके, एक एलिमेंट ऑफ डिल्यूजन पैदा किया जा सके, रिएक्शन डिलेमा हो जाए पाकिस्तान का कि किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, हमारे रिसोर्सेज, हमारी मिलिट्री हार्डवेयर को डिवाइड किया जाए। लेकिन लेट इट बी श्योर, हमारा मिलिट्री तैयारी तो इंडिया स्पेसिफिक होती है, लेकिन किसी को ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि हम सेकंड फ्रंट को ओपन छोड़ देते हैं और उसकी तरफ लिहाज नहीं करेंगे कि जो आएगा हम कोई लिहाज नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा क्लैरिटी होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला कौम मुत्तहिद रहे तो ये प्रॉक्सी वॉर से भी ओवरकम करेंगे। सर, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता आ रहा है और मोदी का ये शेवा है कि वो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा कर ख़ुद से ही अपने लोगों को मरवा कर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा और DGSR की जानिब से भी ये कहा गया कि अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया गया। जो पहलगाम हमला था उसके हवाले से भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया। 10 मिनट के अंदर इन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इनके TV चैनल्स आकर पाकिस्तान पर बोलना शुरू हो गए। इंडस वाटर ट्रीटी को इन्होंने निशाना बनाया और उस वक्त भी इन्होंने एक थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल किया भारत में कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। और मासूम अवाम यही समझती रही कि पाकिस्तान का पानी शायद बंद हो चुका है और पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। इंडस वाटर ट्रीटी के मामला जो है हालात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो डैम्स पर डैम्स बनाई जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में हमारी कोई जंग जो है वो इस मामले पर हो सकती है? क्योंकि इस पर DGSPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज का ये अज़्म है कि अगला जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। भारत के लिए कितनी बड़ी वार्निंग है ये? देखिए, ये तो जब हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की थी, मैंने उस वक्त भी कहा था, और जंग से पहले कहा था जब इन्होंने अनाउंस किया था कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी, तो मैंने कहा ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये दुनिया का इंटरनेशनल कानून है कि आप डाउनवर्ड फ्लो पानी का नहीं रोक सकते। ये ना सिर्फ इनह्यूमन है बल्कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। और एक्ट ऑफ वॉर में किसी स्टेज पर किसी को ये जोम नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम का, फसलों का, आने वाली नस्लों का पानी को रोक सकेगा। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाक फिजाइया के पास बेहतरीन बैटल टेस्टेड सिस्टम और इरादा और कुव्वत और हौसला मौजूद है कि किसी भी तरह की एक्टिविटी को ना सिर्फ न्यूट्रलाइज करेंगे लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों के लिए एक सबक भी छोड़ के आएंगे वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें वाज़ेह तौर पर बहुत से पॉइंटर्स पर बात की गई है। इसमें यह कहा गया है, भारत के हवाले से जवाब दिया गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि अफ़गानिस्तान जो है उसमें जो इस्लाम और का नाम वो लेते हैं और जिस जहाद की वो बात करते हैं वो जहाद नहीं है। जिस इस्लाम के हवाले से वो लोगों को इस्लाम के बारे में गलत कॉन्सेप्ट फराहम करते हैं, इस्लाम वैसा नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब पर अगर किसी किस्म का भी कोई हमला है तो वो पाकिस्तान पर है। ये सऊदी अरब वाले मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सऊदी अरब का तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हमारा बुनियादी तौर पर उनसे ना सिर्फ एक्ट ऑफ एग्रीमेंट है, हम उनको डिफेंड करने की सिर्फ एक ऑब्लिगेशन है हमारी। और जैसे DGSPR ने कहा कि हरमैन शरीफैन के दिफा हमारे लिए एजाज भी है। इसमें तो हर मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रखता हो वो अपने लिए फख्र की बात समझेगा कि अगर उनको किसी भी ऐसी थ्रेट का सामना करना पड़े तो हम कंट्रीब्यूट करें। तो स्टैंड अलोन बायलैटरल टाइज जिस तरह के भी हो, डिफेंस एग्रीमेंट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें एक ऑब्लिगेटरी है कि अगर ऐसी कोई नाकाम कोशिश करेंगे या कामयाब अपने होने की कोशिश कोई करेगा तो हम तो इसको एज एन एलिमेंट ऑफ प्राइड समझेंगे। लेकिन एक बात मैं बताता चाहूँ यहाँ पे, बड़ा जरूरी है समझना, हमारे जो दोस्त दूसरे ममालिक, अरब ममालिक है, उनको भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की सऊदी अरब से कुर्बत का मतलब किसी और मुल्क से दुश्मनी नहीं है। Exactly. ये बड़ी क्लियर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है तो हमारा किसी मुल्क के खिलाफ है या हम किसी मुल्क पर हमलावर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो फ्लीट वहां पे है उसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां किसी और मुल्क पर चढ़ दौड़ेंगे। ये क्लैरिटी होनी चाहिए।